लॉस्ट हेलो, भैया, हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही आ है? रही है भाई, कैसे हो आप? ठीक ठाक। यार, क्वेश्चन गालिब भाई थोड़े से इस तरह से है कि एक मोमेंट से डिबेट चल रही थी, तो उसने मुझे फुरकान कुरैशी है कोई यूट्यूब के ऊपर ना, तो उसके मुझे लेक्चर्स वगैरह दिए, तो उसके अंदर वो कहानी ऐसे बता रहा चलो था नाम कि ना लिया करें। चले हाँ, वो तो मैं यूट्यूब के चैनल का मैंने चला, हाँ वो तो आपका भी है। तो मैं ये कह रहा था कि उसने रिलीजन्स का ना कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ था और बताया हुआ था कि भाई इस्लाम जो है वो सबसे बेहतर रिलीजन क्यों है। तो उसमें एक आसमान क्या तुमने पहले नहीं देखा, ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, उसको। और एक और वो थी कि टाइम फ्रेम के ऊपर ना, कि ज़मीन इतने दिनों में बनाई और वो इतने दिनों में बनाई। ये वो टाइम है जो मतलब इंसान की पहुँच से दूर कर पहुँच इंसान उस टाइम को नहीं, फ्रेम को नहीं समझ सकता। तो ये वो वाले टाइम बयान किए हुए हैं, मतलब उनके हिसाब से ये। तो वो बोल रहा था, और उससे पहले किसी किताब के अंदर जो है ना ये बात नहीं की गई है इस तरह की। मतलब चले हम लोग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इसको रेवलेंट कर भी लेते हैं कि यार कि किसी और बुक में नहीं मिलती। लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत सारी और रिलीजन्स भी इस तरीके से जो है वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हैं कि जो जो भी नई साइंस की थ्योरी आती है उसको अपने से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन-सा पुराना रिलीजन है जिसने ये जो नई थ्योरीज़ बिग बैंग और ये एवोल्यूशन और ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसको थोड़ी बहुत उससे रेलेवेंस और उस तरह से कोई ना कोई चीज़ मिलती हुई जो है नज़र आती है, आपके नॉलेज में हो? देखें, मैंने तो इस पे मीन्स पूरी पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो मैंने पहली आपकी बात देखी ये है, हैं वो वीडियोज़, लेकिन उसके अंदर ये इसका कंपैरिज़न में नहीं था आपका ना, मतलब वो तो हैं काफ़ी सारी कंपैरिजन में ही जो कंपैरिजन में ही है। कुरान में बिग बैंग मेरा गालिब कमाल वीलॉग्स के ऊपर व्लॉग नंबर 62 है, वो जाके देखिएगा। उसके अंदर मैंने अच्छा। पूरा बताया है कि नूत और गेब कौन थे, जिनका जिन जो पहले मतलब हाँ, वो आसमान का गिलगिमिश वाला देखता। गिलगिमिश वाला। हाँ, गिलगेमिश वाला भी मैंने उसके अंदर मेसोपोटामियन अनुमा लेश का बताया है। मैंने उसके अंदर ये बताया हुआ है कि जो इजिप्शियंस थे वो भी आसमान और जमीन को मिला हुआ मानते थे। इवन के जो बिब्लिकल कॉस्मोलॉजी है वो भी यही मानती है कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, ठीक है। तो ये सारा ये पुराना बिलीफ था कि आसमान और जमीन आपस में मिले थे और देवताओं ने उन्हें जुदा करके, क्योंकि पुराना जो कॉस्मोलॉजी थी ना, खासतौर पे मिडिल ईस्टर्न, उसमें एक बात थी कि असल में जब शुरू हुआ था ना सब कुछ, तो सब कुछ इकट्ठा था और पानी था चारों तरफ। फिर सही, सही। दरमियान में उस पानी के एक वॉल्ट या बुलबुला क्रिएट किया गया, उस बुलबुले के अंदर यूनिवर्स था। जूइश ठीक, कॉस्मोलॉजी ठीक, भी ठीक। यही है, ग्रीक भी यही है, शियोल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ग्रीक कॉस्मोलॉजी के अंदर। फिर इसी तरह मेसोपोटामियन कॉस्मोलॉजी भी यही है। पूरे के पूरे मिडिल ईस्टर्न कॉस्मोलॉजी थी ही ये कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे पहले, ठीक है। तो दूसरी बात है कि वो जो आयत है सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, उसमें एक चीज आप मिस कर रहे हैं, जो कि इनसे जब वो सवाल कर लिया जाए ना, तो मुसलमान जैसे बगलें झांकने लगते हैं ना, वैसे मैंने कोई और चीज नहीं देखी जिस पर झांकने लगते हैं। उस आयत शुरू ऐसे होती है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे। तो हम इनसे ये पूछते हैं हुँ। कि कौन सा काफर था जो देख रहा था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे। और दूसरी बात है, फिर ये कहते हैं हुँ। नहीं अगले जमाने के काफिरों के लिए। तो मैं फिर इनसे ये सवाल आप कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि अबू जहल के जमाने में ये आयत झूठ थी। सही, सही, कफारे सही। मक्का ने अगर नहीं देखा आसमान और जमीन मिले हुए थे, हुँ। तो इसका मतलब है कि कुरान झूठ बोल रहा है। ये कहते हैं कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, तो कुरान तो झूठी किताब है फिर। दूसरा जो केस ऐसे। है ना, वो पता क्या है, ये आयत असल में ये साबित करती है कि हजरत मोहम्मद वही बातें कर रहे हैं जो पुराने मजहबों से चोरी करके वही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इनसे कहा जाए ना, वो आयत यूं शुरू होती है, लम यर अल्लजीना कुफर हुआ, कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया उन्होंने देखा नहीं। फिर बात ये समझ आती है कि असल में कुरान काफरों के बिलीफ की बात कर रहा है, कि काफिर भी इस बात को मानते थे कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए हैं। तो फिर हमें ये बात साबित हो जाती है कि कुरान खुद कफारे मक्का की कॉस्मोलॉजी को ही एक्सप्लेन कर रहा है अपने अंदर। समझ गए आप? ठीक तो है। अच्छा, और वो जो टाइमिंग वाली हाँ, बात है वो जो मतलब कौन सी? कैसे कहने का मकसद ये है कि अगर जैसे कि आज मतलब वो ये कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा था कि फ़र्ज़ करो ज़मीन पे दिन है,
और वो किसी और जगह के ऊपर वो दिन 5 या 6 दिन बन के या टाइम फ्रेम जिस तरीके से हमारा एक गैलेक्सी को ही देख लें उसके हिसाब से, या हमारा जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो करीब में हमारे पास है, उससे कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए कि भाई उस पे देखो दिन नहीं है तो ये हमारे दूर चीज़ है, आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो ये जब आगे वाली जिस तरह से तरक्की होती रहेगी, आज हमें आधी कुछ बातें समझ आई हैं, तो कुछ बातें जब आगे चल के समझ आएँगी तो ये भी एक्सपोज़ हो जाएगी बात। तो इसमें क्या बंदा उसको बता सकता है? भई कैसे एक्सपोज़ हो जाएगी? समझ से बाहर है ये बात। आप मेरी बात समझे हो अगर? देखें, वो तो हर मज़हब के लोग ये समझते हैं कि उनके मज़हब की किताब में जो कुछ लिखा है, वो हुँ। क्या है, वो फ्यूचर में समझ आ जाएगा। मगर युval नोआ हरारी का अगर आप यूट्यूब पे चैनल करें ना सब्सक्राइब, युval नोआ हरारी ने एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक बात बताई। उसने कहा कि साइंस ने इंसान को ये नहीं समझाया कि इंसान क्या जानता है। साइंस जब शुरू में आई थी तो वो इंसान को ये समझा रही थी कि तुम कितने इग्नोरेंट हो, और कोई हुँ, किताब भी आपको ये नहीं बता सकती कि उसके पास, क्योंकि कुरान का भी ये क्लेम है कि सारी दुनिया का नॉलेज इसमें है, मुसलमानों का भी। क्रिश्चियन समझते हैं हुँ, बाइबल के बारे में, ये जूस जो है वो तोरा के बारे में, जो कि बाइबल का ही पार्ट है, उसके बारे में। हिंदुओं का भी यही है कि वेदास में दुनिया का सारा विजडम है। मतलब पूरे अंधा ईमान है इन सब का इस बात पे। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो ये मानता हो कि उसकी किताबों में विजडम नहीं है। हिंदू मतलब हम जो थे, हम ये समझते थे कि हमारे अब्राहमिक रिलीजन वाले ही पागल हैं इस बारे में। मगर जितना ज्यादा हिंदुओं से इंटरेक्शन हुआ उसमें ये बात मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है आज कि हिंदू भी अपने मजहब के बारे में उतने ही डॉगमेटिक हैं और समझते हैं कि उनके वेदास में, उनकी भगवत गीता में, पुराणों में दुनिया के राज लिखे हुए हैं। मगर साइंस ने हमें सिर्फ हुँ, ये बताया बात, अगर वाकई इन किताबों में सब चीजों के राज लिखे हैं, पूरी साइंस इन किताबों से निकली है, तो फिर इसका मतलब है कि हुँ, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही हुँ, नहीं थी ना। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसे ही है। साइंस तो हमें बार बार ये हुँ, बता रही है कि इन किताबों से आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट ये किताबें बन के नहीं पढ़ता, पढ़ के नहीं बनता। साइंटिस्ट हमेशा हुँ, एक्सप्लोर करके, डिस्कवरी से, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन से होता है। और इन किताबों का इन चीजों से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। तो साइंस ने असल में हमें यह बताया कि किसी के पास भी कोई कंप्लीट आंसर नहीं है, साइंस के खुद के पास भी नहीं है। मगर साइंस जो है वो अपने इग्नोरेंस को ऐसे ही। मान के चलती है। और साइंस की ब्यूटी ही इस चीज में है कि साइंस ये मानती है कि इग्नोरेंस एग्जिस्ट करता है और इग्नोरेंस को दूर करना है, बस ये बात है। ठीक है, इन किताबों में कुछ नहीं है, सब बकवास है। और लास्ट ये एवोल्यूशन के ऊपर था। इसके अंदर भी काफ़ी सारी मेनली थ्योरीज़ चल रही होती हैं और उन थ्योरी के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम लोग जो है वो उसी कोई थ्योरी को लेके चलते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ क्लियर करने के लिए जिस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुआ, जो पुराने ह्यूमन थे, जो इवॉल्व चल रहे थे, उनमें से हमारे स्पीशीज़ कोई इस करंट एरा के अंदर हमारे साथ है या नहीं है? नहीं है, सब एक्सटिंक्ट हो क्यों गए। नहीं है वो? कैसे नहीं? मतलब क्योंकि इस तरह से कैसे ऐसे ही पॉसिबल है होता कि है, जब भी ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, फर्ज करें आज जमीन के ऊपर 10 स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, 1 मिलियन साल बाद हो सकता है उनमें से सिर्फ 5 एग्जिस्ट करते हो, 10 मिलियन साल बाद हो सकता है उनमें से एक करता हो सिर्फ। ये ऐसे ही होता है। नहीं एक अगर जैसे फ़र्ज़ एक करें जो रशिया वाली साइड के ऊपर जो मतलब जो बिल्कुल ही रहते ही उस तरफ थे, जो मतलब कोल्ड एरियाज़ थे, जहाँ से एवोल्यूशन के अंदर जो 2 मेरे ख्याल से मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो 2 नस्लें थी आई थिंक सो, जो उस तरफ हाँ जी, हाँ जी। निकल गई थी। हाँ, तो अब डेनिस होमस जो थे, वो ही नस्ल क्या पता वो अलग मैं नस्ल हो। आपकी क्वेश्चन समझ गया हाँ। हूं, मैं क्वेश्चन आपका समझ गया हूं, मैं इसका आंसर करके जल्दी आगे जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जी, जी। नेनेटॉल ठंडे इलाकों में रहते थे। जब तक वो ठंडे इलाकों ऐसे में रहते थे और होमोसेपियंस गर्म इलाकों में रहते थे, आपस में कंपीट नहीं थे ये करते। मगर जैसे ही क्लाइमेट थोड़ा हुँ, नॉर्मल हुआ, तो नेanderthals क्योंकि ठंडे इलाकों में इवॉल्व हुए थे, हुँ। गर्म इलाकों में वो इतना तरीके से रह नहीं सकते थे और जमीन पूरी तकरीबन गर्म हो गई। तो फिर होमोसेपियंस ने इनको बड़ा टफ कंपटीशन दिया, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। हमारे कंपटीशन की वजह से असल में वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, चाहे वो सिर्फ रिसोर्सेज का हो या प्रॉपर जंग उनके साथ या लड़ाई करके उनको खत्म किया गया हो। तो हम बेसिकली उनकी एक्सटिंक्शन की रीजन है। तो इवन के जमीन के ऊपर पाया जाने वाला हमारी मेगाफाना जो कि आज, हेलो, जी, चलो जी, मैं हम बोल रहा आगे हूँ हमारी चलते हैं। नस्ल में से ही है वो फिर, ये कन्फर्म है? हमारी नस्ल में से नहीं थे वो,
आज जो इंसान है वो उनकी नस्ल में से या हम उनकी नस्ल में से नहीं है, वो हमारे क्लोज जेनेटिक रिलेटिव्स थे। मगर मैं आपको जो बात बता रहा था, आज से 20,000 साल पहले ज़मीन पे जितना भी मेगाफाना एग्जिस्ट करता था उनमें से 90% आज एक्सटिंक्ट है, और ह्यूमंस की वजह से एक्सटिंक्ट है, इंक्लूडिंग हमारे अपने जेनेटिक कजन्स। वो भी मेगाफाना ही थे असल में। ठीक है, समझ गए? सही। ओके, मेगाफाना ओके। उनको कहते हैं जो थैंक यू। बड़े जानदार होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।